चलिए अब हर्षदा के पास चला जाए और आज के खबरों वाले स्टॉक्स टटोल लिए जाएं। सारी ब्रोकरेजेस आज रडार पे। हर्षदा, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, जिसका डर था वो नहीं हुआ आशीष। लेकिन जैसे आप लोग सुबह में भी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए डीले हुआ है लेकिन इवेंचुअली थोड़ी सी सख्ती आती हुई दिखाई देगी। तो क्योंकि आरबीआई ने कुछ ठोस या फिर सेबी ने, आई बेग योर पार्डन, कुछ ऐसे कड़ा कदम एफएनओ ट्रेड पर नहीं उठाया है तो एक रिलीफ ऑफ सॉर्ट्स आती हुई दिखाई देगी। तो सभी ब्रोकरेज कंपनियां आप रेडार पर रखेंगे, चाहे वो एंजल वन हो या फिर आपकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 5 पैसा, वो पूरी लिस्ट इनफैक्ट इन ब्रोकिंग कंपनीज की रेडार पर रहेगी। साथ ही साथ अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को भी रेडार पर रखेंगे, क्योंकि आशीष यहाँ पर देखिए वो वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी की जो बात हो रही थी, अब इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फायदा मिलना था, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ड्राइव करता है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। उनमें से एक अगर एनएसई को ड्रॉप करनी होती तो शायद वो वॉल्यूम बीएसई के सेंसेक्स या फिर बैंकेक्स में आता हुआ दिखाई देता। उस लिहाज से स्टॉक में काफी ज्यादा प्री पोजिशनिंग थी और एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों से। अब वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियरली यही वो सारे स्टॉक्स है ब्रोकरेजेस और एक्सचेंजेस जो फोकस में रहेंगे। रखिए इन सबको रडार पे। आज से बढ़े हुए ट्रांजैक्शन चार्ज भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे जो बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स ने घोषणा करी थी, ध्यान रखिएगा। गौरांग सर, ये आप लोग की टीम भी रात में इंतजार कर रही थी कि सेबी का फैसला क्या आएगा क्या आएगा। वैसे जोजी एकदम तैयारी में, फंड रेज भी कर रखा है, सब पता है मुझे गौरांग सर। लेकिन ये बीएसई के लिए कैसा? अब है तो सबके लिए है तो पॉजिटिव ले देके। अब ये बात अलग है कि बीएसई वर्सेस एनएसई, थोड़ा धंधा इनके पास आ जाता या लेवल प्लेइंग फील्ड होती, कॉम्पीट कर पाते, वो नहीं हो पाएगा। बीएसई पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? कई लोग पूछते हैं मुनाफा बांधने का समय आ गया कि अभी और चलेगा? देखिए, पहली बात तो जो सेबी की कल बैठक हुई और जिस प्रकार से वो सफेद कागज यानी कि व्हाइट पेपर डिस्कशन के लिए जारी किया था, तो बाजार में जो हमने बातें सुनी थी, बाजार में बातें सुनी थी, ये सेबी के तरफ से कोई स्पष्टीकरण है कि 7 कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले थे जिससे जो कारोबारी हैं जिनको इतना तजुर्बा नहीं है एफएनओ पुट कॉल में, जो कामकाज करते हैं बिना सोचे समझे, और जिस प्रकार से नुकसान हुआ है और जो आंकड़ा हमारे समक्ष आया था पूरे भारतवर्ष में, किस प्रकार से कितने राज्यों में से कितना योगदान दिया इस नुकसान में, तो थोड़ा बहुत कारण तो था। और कल जिस प्रकार से मार्केट भी था तो शायद लग रहा था कि पहले से ही मार्केट को कुछ पता चल गया है कि क्या क्या नियम आने वाले, पाबंदी लगने वाली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये अच्छी बात है। अब आते हैं आपने जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर, बीएसई। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनएसई की आईपीओ को लेकर के भी कुछ बातें बाजार में थी कि बहुत जल्द वो लोग सेबी के को अप्रोच करेंगे और आईपीओ के पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन दाखिल करेंगे, अनुमति लेंगे वगैरह। उसके कारण भी एक टेलविंड पॉजिटिव था जिसको लेकर के बीएसई और एमसीएक्स में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। अब आते हैं इस क्षेत्र के ऊपर। तो आशीष भाई, अगर आपकी विचारधारा, सोच समझ ये कहती है कि आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और उसके साथ साथ भारत के शेयर बाजार आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे कि बीएसई, एमसीएक्स, सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे कि सीडीएसएल और इंटरमीडिएटरीज, ये सभी जो जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से, इनके भी नतीजे अच्छे आएंगे क्योंकि बढ़ते हुए टर्नओवर होंगे, ब्रोकरेज इनकम होगी, सर्विसेज इनकम होगी। तो कंपनी सक्षम और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सक्षम और मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एनएससी का आईपीओ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बार बार अटकलों का बाजार गर्म होता रहता है, देखेंगे वो। लेकिन ये है व्यू एक्सचेंजेस। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करते हैं सारे ब्रोकरेजेस, वो एंजल वन, वो 5 पैसा, वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वगैरह और इवन बीएसई लिमिटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट, कल शाम को एक और रेगुलेटर की तरफ से अपडेट, ये तो आया सेबी मार्केट रेगुलेटर। दूसरा आरबीआई की तरफ से भी एक डांट फटकार लगी, ऐसा साउंड कर रहा था। गाबा सर, मणप्पुरम और मुथूट के चार्ट जरा रखिएगा रडार पे, कहीं कोई ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हो तो आप बताना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। मैंने सुबह टीम में इसलिए डाला था कि चलेंगे नहीं चलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर्षदा पहले खबर बताती हैं। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? आशीष, देखिए आरबीआई का कल शाम को एक सर्कुलर आया है और सर्कुलर में साफ तौर से आरबीआई ने कहा है कि गोल्ड लोन
चाहे वो एनबीएफसीज दे रही है या फिर बैंक्स दे रहे हैं, उनमें कई सारी इरेगुलरिटीज है, यानी कि अनियमितताएं हैं। अब ऐसे में आरबीआई ने इनको वार्न कर दिया है कि देखिए एक्शन आपको तुरंत लेना है, 3 महीने का समय है, वरना सुपरवाइजरी एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जब समीक्षा की गई है तो यहाँ पर क्या पाया गया है? आरबीआई कहता है अपने सर्कुलर में कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई सारी एंटिटीज गोल्ड को वैल्यू कर रही थी जब यहाँ पर कस्टमर मौजूद ही नहीं था, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आरबीआई कहता है कि साथ ही साथ जो एंड यूज है गोल्ड लोन का, यानी कि किस पर्पज से गोल्ड लोन लिया जा रहा है, खासतौर से जब वो नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स थे, उसमें कोई डिटेल ये कंपनियां नहीं ले रही हैं। सर्कुलर में ये भी कहा है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स थोड़े से कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई इंस्टेंसेस आरबीआई ने पाए हैं कि एक ही शख्स को बार बार वो गोल्ड लोन दिया गया है, तो और वो एक दिक्कत वाली स्थिति है। कई सारे कंपनियां या फिर एनबीएफसीज कैश में दरअसल गोल्ड लोन दे रही हैं, वो ऑफ कोर्स वो आईटी नियम के खिलाफ है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज है, कुछ डेफिशिएंसी पाई गई है। जब ऑक्शन प्रोसेस होता है, जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपका वो गोल्ड जाकर ऑक्शन होता है, तो उस प्रोसेस में कुछ खामियां पाई गई थी, और कुछ कस्टमर्स ने तो जो गोल्ड की कीमत थी उसके कम वैल्यू मिली है उनको। तो कई सारी ऐसी खामियां उभर कर आई हैं। अब आरबीआई ने कहा है अगर आप ये तमाम दिक्कतों पर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो सुपरवाइजरी एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब इस पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली। जेफरीज कहता है देखिए ये एक बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है, 3 महीने का टाइम है, लेकिन इसमें सबसे सेफ प्ले जो लार्ज गोल्ड लोन कंपनियां हैं, मुथूट और मनप्पुरम के लिए ये बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके नियमों में ऐसा कोई पाया नहीं गया है। आईआईएफएल के साथ कुछ एक प्रॉब्लम थी, वो कंपनी ने एड्रेस कर दी है, हाल ही में उनको गोल्ड लोन देने की फिर अनुमति मिली है, तो ये सेफर साइड पर है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो बेसिकली कह रहा है कि देखिए यहाँ पर सेफ्टी है मुथूट और मनप्पुरम में, लेकिन मनप्पुरम ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसके वैल्यूएशंस क्योंकि सस्ते हैं, ये ब्रोकरेजेस ने कहा है। ठीक है, मणप्पुरम मुथूट के सिस्टम ज़्यादा इन प्लेस हैं तो उन पे शायद ना गाज गिरे, लेकिन अगर आरबीआई नियम सख्त करता है तो सब पे आएगी गाज। तो ऐसे में मणप्पुरम मुथूट प्लेस कैसे काबा सर? किसी में कोई ट्रेड दिख रहा था आपको क्या अभी? मुथूट का जो चार्ट देखता हूं तो उसमें कुछ खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लग नहीं रही है। ये एक जिगजैग मूव चल रहा है ऑन द वे अप, लेकिन बाय और सेल यहां पर नहीं लगता है, यहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। रही बात मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें थोड़ी वीकनेस है, तो पॉसिबल है कि दोनों में थोड़ा एक डिप मिलने को मिल सकता है। अपमूव में थोड़ा डाउट रहेगा, तो दोनों को अवॉइड करें, बेटर बेस्ट अवॉइड करें, ये अवॉइड करें, देखते हैं, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे अगर एक्शन स्क्रीन्स पे पिकअप होता है। रेगुलेटर से मूव करते हैं सरकार की तरफ। अपन ने सेबी और आरबीआई की बात कर ली, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ अपडेट्स आए गैस प्राइसेस रिलेटेड। मेरे ख्याल से वो नए क्वार्टर, नए महीने में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो भाव के अपडेट्स आए। बैती साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट रेडी रखना आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? ये बेसिकली हर 6 महीनों में प्रोसेस होती है आशीष, अप्रैल से सितंबर और फिर अक्टूबर टू मार्च ये साइकिल होती है। तो अक्टूबर मार्च के लिए दरअसल जो गैस प्राइसेस आई हैं उसमें डिफिकल्ट फील्ड्स के लिए गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये $9.87 प्रति MMBTU जो अब अप्रैल टू सितंबर वाली 6 माही में थी, वो बढ़ाकर अब $10.16 प्रति MMBTU आ गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप रिलायंस जैसी कंपनी पर रखेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट गैस फील्ड्स के लिए प्राइस बढ़ाया गया है, और KG-D6 दरअसल एक डिफिकल्ट गैस फील्ड है। ONGC पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ गैस कीमतें जो CNG प्राइमरीली हाउस होल्ड किचन्स और आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, CNG PNG में कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और वो एक पॉजिटिव है कस्टमर्स के लिए। और उस पर्सपेक्टिव में IGL, MGL, गुजरात गैस जैसी कंपनियों को आपने रेडार पर रखना है। ओके, बैती साहब, रिलायंस ने कल मूड बिगाड़ दिया था, थोड़ा सा दबाव प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के साथ रिलायंस पे तगड़ा था। जी, कितने एक्सेसेस वाइप आउट हुए हैं, जहां खड़े हैं, सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, आपकी चार्ट और डेटा की रीडिंग कहती क्या है इस काउंटर को लेकर? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ था, बट कल के एक दिन की गिरावट में वो पूरा चार्ट स्ट्रक्चर खराब हुआ। कल जिस हिसाब से 3.25% गिरा है, थोड़ा सा अलार्मिंग है। हमें लग रहा है कि कल 100 रुपीज का ऑलरेडी फॉल हमने देख लिया है, तो इन लेवल्स पे शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं है। अगर कोई डिप आता है 2920 2920 के पास, अगर ये मिलता है आज, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा इसमें।
जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 2900 का, लेकिन मतलब 2920 के जोन में ही इसे खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, रिलायंस की क्योंकि चर्च खबरों में था तो बात करना बनता था, और कल पेन भी दे गया था तो बात करना बनता था, लेकिन कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो रहा हो तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट जरूर करिएगा। हर्षदा, M&M, क्योंकि कुछ अपफ्रंट तो जैसे नंबर्स आए थे, हेडलाइन नंबर्स तो मेंशन कर दिए थे, लेकिन डिटेल्स कैसी हैं? सितंबर ऑटो सेल्स का आगाज हुआ कैसे, कैसा लग रहा है M&M? आशीष, एक तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आज सुबह सवेरे कैसे आ गया। आई थिंक वो साइकिल कंपनी चेंज करी, नॉर्मली दोपहर में आता है और 2 दिन में स्प्लिट होता है। तो कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो उम्मीद से काफी बेहतर हैं। 87,839 यूनिट्स बेची हैं, 16% का इजाफा। मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? 81,500 यूनिट्स, तो यानी कि उम्मीद से काफी बेहतर वो नंबर देखने को मिला है। यहाँ पर हालांकि ट्रैक्टर बिक्री में इतना पिकअप नहीं है। SUV बिक्री इनके लिए लगातार एक बड़ा मोमेंटम प्लेयर रहता है, पर 24% का इजाफा वहां पर देखने को मिला है। 51,000 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। ट्रैक्टर बिक्री सिर्फ 2% बढ़ी है, 44,256 यूनिट्स, 45,400 का अनुमान था। अब ट्रैक्टर के केस में एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी जा रही है, और ओवरऑल अगर आप ऑटो एक्सपोर्ट देखेंगे तो वहां पर 25% का इजाफा है। तो M&M इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। सितंबर के महीने में एक अच्छा ऑफटेक इनकी SUVs में क्लियरली देखने को मिला है। अच्छा परफॉर्मेंस। मानस, चार्ट्स लेकिन कैसे प्लेस्ड M&M के? देखिए, दोनों तरीकों से देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ हफ्तों पहले देखने को मिला है। अब जब तक ये 2900 के ऊपर, 2900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है। 2900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 3500 रुपए 3500 की टारगेट सेट करने हैं, जो आप शायद आने वाले 2 से 3 मंथ में देख सकते हैं M&M में। केवल आज की बात करें तो थोड़ा इंतजार करिए। अगर 3120 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे आज, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 3090 का लगाना है और टारगेट 3200 रुपए सेट करने हैं। लेकिन थोड़ा वेट करिएगा 15 मिनट तक। अगर 3120 के ऊपर सस्टेन करे तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। रखिए भाई M&M को रडार पे। पहला ऑटो से सरप्राइजिंग है, बाकी दोपहर में आता था और एक बार में आता भी नहीं था। अगला पावर कंपनीज रडार पे, और सब राजस्थान सरकार के साथ करार करे चले जा रहे थे। कल कुछ था आयोजन क्या वहां पे? आशीष, मैंने ऐसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ऐसे लग रहा है कि कई सारे ऑर्डर्स के लिए राजस्थान सरकार ने कई सारी बिड्स मंगाई थी और वहां पर वो फाइनल होते हुए दिखाई दिए हैं। NTPC ने एक MOU साइन किया है राजस्थान सरकार के साथ। 25 गीगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स दरअसल यहाँ पर कमीशन होते हुए दिखाई देंगे। टाटा पावर ने 1.2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की घोषणा की है। ये MOU के तहत होता हुआ दिखाई देगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल में इन्वेस्टमेंट आएगा। NHPC ने भी यहाँ पर दरअसल एक MOU साइन किया है। 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी NHPC काम करती हुई दिखाई देगी। तो ये सभी वो कंपनियां रेडार पर, और इरेडा की तरफ से भी एक अपडेट आया है। देखिए, सेकंड क्वार्टर नंबर्स का इंतजार अब शुरू हो चुका है, वो हम बैकवर्ड गिनती शुरू करेंगे। लोन सैंक्शन Q2 में करीब 303% बढ़ा है। ये ईयर ऑन ईयर नंबर है, अच्छा खासा इजाफा। लोन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है डिसबर्समेंट में करीब 57% तक की बढ़त देखने को मिल रही है, और टोटल लोन्स इस सेकंड क्वार्टर में 35% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये भी स्टॉक आज रेडार पर है। अपडेट ठीक ही है, अपडेट अच्छा है। ओके सतपुत्र साहब, आप चार्ट रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। पहले हर्षदा से बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज जान लेता हूं। हर्षदा, और कौन कौन से? एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आशीष, QIP लॉन्च होने की खबरें यहाँ पर कल आ रही थी। बेस साइज 1750 करोड़ का रहेगा और एक अपसाइज करने का भी ऑप्शन है उतना का, तो नियरली 3000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज कर सकती है। जो इंडिकेटिव फ्लो प्राइस है वो 57 रुपए 20 पैसे के आसपास है आफ्टर डिस्काउंट। नियरली 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा QIP यानी कि होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पोस्ट फंड्स टियर 1 रेशियो जो 13.1% के आसपास है, 41% के आसपास है, 15% या 16% के करीब जाएगा। बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट स्टेक यहाँ पर 86% से घटकर 79% पर आएगा, वो एक स्टॉक रेडार पर रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन, जैसे अनुज पहले भी मेंशन कर रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ATF के प्राइसेस दूसरी मर्तबा दरअसल एक ही महीने में कट किए हैं,
तो इंटरग्लोब के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। हम सब जानते हैं फ्यूल एक मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट से करीब 40 से 50% फ्यूल का कॉस्ट ही इन एयरलाइन कंपनियों को भरना पड़ता है। इप्का लैब्स आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इप्का ने दरअसल अपना यूएस की जो एक सब्सिडरी थी बेशोर, उसके 9 ANDAs और कुछ जेनरिक का बिजनेस बेचा है यूनिकेम लैब्स को। तो दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे उस लिहाज से। इंडिया ग्लाइकोल हम सब जानते हैं वो पूरे एथनॉल प्ले में यहाँ पर अब कंपनियों को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात यहाँ पर कंपनी कर रही है। इनकी काशीपुर डिस्टिलरी में दरअसल एडिशनल कैपेसिटी जुड़ रही है और बायोफ्यूल एथनॉल की कैपेसिटी भी अब बढ़ती हुई दिखाई देगी इसी फैसिलिटी में। ओके सेठ साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। सत्योदय साहब, आई एम श्योर इस बीच इरीडा आपने देख लिया होगा, Q2 बिजनेस अपडेट स्ट्रॉन्ग आता हुआ। आशीष जी देखिए, इरिडा का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे वीकली चार्ट बहुत बढ़िया लगता है। मुझे लगता है जब तक ये 225 220 का जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट की हम बात करते हैं, जब तक ये सपोर्ट मेंटेन होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिलनी चाहिए जिसका टारगेट होगा 260 का। रीडा, चलिए अच्छे नंबर्स पे देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है, उसके बाद कितनी गुंजाइश बचती है ये भी देखना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल सुगबुगाहट थी, जाते जाते हरे में ही था ये स्टॉक जब बाजार खासी कमजोरी में था। शाम को लेकिन कंफर्मेशन आता हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का QIP लॉन्च्ड। सेठ साहब, चार्ट्स में मामला कैसा है? जी आशीष जी, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देखिए तो बेसिकली ये स्टॉक अपने 50 और 200 डेमा के बीच में एक पिछले 9-10 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। एक टाइट कंसोलिडेशन है यहाँ पे। 200 डेमा जो कि लगभग 59-50 के आसपास आता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तेजी यहाँ पे बनेगी अगर स्टॉक 61 रुपीज के ऊपर निकले, 61.50 जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां से फिर एक तेजी यहाँ पे बन सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें, 61.50 के ऊपर निकले तो जरूर एक बाय है। इन दैट केस स्टॉप लॉस विल बी 60 रुपीज 50 पैसे एंड टारगेट्स विल बी 63 एंड 65। ओके, देखिए आशीष, एग्जैक्ट सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है। PNB याद होगा आपको, मैंने मेंशन किया था। वो तो गिर गया था, लपक के गिर गया था ज़बरदस्ती। बात ये हुई थी कि QIP 61 पे लेगा, रिटेल नहीं लेंगे को नहीं लेना, उसकी बात थी, स्पाइसजेट की थी। लेकिन PNB का जो प्राइस था वो 101 के करीब था, वो उस पर आया था 101 पर। PNB की बात हो रही है इस समय। एक बार जरा PNB का प्राइस दिखा दीजिए। वो आया था फिर 102 103 पर वो स्लिप होकर क्यों लेना भाई 110 पर। मैं सेम चीज़ कहूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। भाई QIP का प्राइस 56 या 57 रुपये है ना, जो भी इंडिकेटिव प्राइस है 56 या 57 रुपये। 56 या 57 रुपये स्क्रीन पर देखे तब सोचिएगा। PSU बैंक क्यों QIP रेस कर रहा है? अगेन वही मामला आ गया, डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं। डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं तो ये आपको इक्विटी रेस करनी पड़ रही है। अच्छा, QIP लॉन्च हो चुका है, संभव नहीं है, ये हो चुका है। तो बेसिकली ये इसलिए मैं फिर कहूँगा कि QIP के आसपास मिले तो सोचिए कि लेना है या नहीं, यहाँ पर नहीं। बिल्कुल ठीक, वेट एंड वॉच है भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रुक जाइए, हमने PNB का एग्जाम्पल हाल में देखा हुआ है। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज ट्यूसडे का पहला सौदा।